Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about past perfect tense. ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी टेंस, कोई भी वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं उस पर उसका नियम अप्लाई कर नहीं सकते। तो सबसे पहले जरूरी जो है वो पहचान है। देखिए, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं उनको पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा नंबर इसमें है कि इस काल के अधिकतर वाक्य यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अधिकतर वाक्य क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य में होते हैं। ठीक है, दोनों इसमें दो घटनाएं होती हैं, दोनों घटनाएं भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी होती हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। अब एक वाक्य तुम्हारे आने से पहले, दूसरा वाक्य मैं घर जा चुका था। ठीक है, तो अंत में देखिए चुका था है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हम विशेष एक लाइन है विशेष, इसको देख लेते हैं। इसमें विशेष में क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतया, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य में होता है। जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक करके घटे और उनका आपस में कोई घनिष्ठ संबंध हो तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, अर्थात मिश्रित वाक्य में होता है। जब दो घटनाएं भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में एक के बाद एक करके घटें और उनका आपस में कोई घनिष्ठ संबंध हो तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या नियम। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वाक्य हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है और साधारण वाक्य है, तो उसको हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे, उसके लिए नियम है। पहला नियम क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मींस सकारात्मक। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्यों में पहले समाप्त होने वाले कार्य के अर्थात सब्जेक्ट के यानी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया हैड तथा मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात तीसरी अवस्था एवं जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म अर्थात दूसरी अवस्था का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्यों में पहले समाप्त होने वाले कार्य के सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया हैड तथा मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म मींस तीसरी अवस्था एवं जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज की श्रेणी में आता है और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज की श्रेणी में आता है। प्रिंसिपल क्लॉज मींस प्रधान उपवाक्य, ठीक है, और सबऑर्डिनेट सहायक उपवाक्य। ठीक है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज की श्रेणी में आता है और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज की श्रेणी में आता है। समझना आपको दो ही चीज है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा है तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था। ठीक है, और नियम क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होता है? जो कार्य पहले समाप्त होता है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, तो तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था, यानी तुम आए उससे पहले मैं घर जा चुका था। भाई पहले मैं घर गया तब तो तुम आए, यानी क्या लिखा, तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था।
ठीक है, तुम आए उससे पहले मैं घर जा चुका था, यानी पहले कार्य कौन सा होगा, मैं घर जा चुका था। तो मैं घर जा चुका था क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। जो कार्य पहले समाप्त होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। किस सिचुएशन में, जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। यानी इसमें देखिए पहले शब्द आया है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, जैसे मैं घर जा चुका था, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी तुम्हारे आने, मतलब तुम आए, तो ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तीसरा नियम इसमें क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में पश्चात, बाद या की शब्द आया हो, तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा तथा पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यानी यदि वाक्य में पश्चात, बाद या की शब्द आया हो, तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगा तथा पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात सहायक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे देखो, मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था, यानी पहले क्या हुआ, पहले मैं आया, बाद में तो स्कूल गया, यानी मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था। तो वह स्कूल गया था, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है, प्रधान उपवाक्य के बाद में कार्य यही संपन्न हो रहा है ना, जो कार्य बाद में समाप्त होता है। यानी जिस ऐसे वाक्य इनके में क्या है, पश्चात, बाद या की शब्द आया हो, तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो कार्य पहले समाप्त होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। बाद में क्या है, कौन सा हो रहा है, वह स्कूल गया था, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और मेरे आने के, यानी ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो, तो यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो क्या होगा, पहले आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, प्लस बिफोर होगा, प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। मींस क्या है कि सब्जेक्ट होगा पहले, फिर हैड होगा, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, फिर आपका कर्म होगा अर्थात ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर बिफोर होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको बनाते हैं वाक्य। तो पहले देखो, तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था, इसमें पहले शब्द आया है, तो देखिए इसमें पहला क्या है, मैं घर जा चुका था। इसको बनाते हैं, तो सब्जेक्ट आई हैड ही तो होगा ना, आई हैड, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था जाना, आई हैड गॉन, फिर ऑब्जेक्ट हूं। अब अदर वर्ड्स यहां पर कोई है नहीं, तो हम फिर लिख देंगे पहले, है ना, तो पहले का बिफोर होगा, प्लस क्या है, सब्जेक्ट अब क्या है, तुम्हारे यू, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था यानी आना का क्या होगा, कम का सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, ये बन जाएगा आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, यानी तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था। ठीक है, अब देखो दूसरा इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यदि वाक्य में पश्चात, बाद या की शब्द आया हो, तो वहां पर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम वाक्य की संरचना करेंगे। ठीक है, यानी अनुवाद करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्लस आफ्टर होगा, प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मींस क्या है कि पहले सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, प्लस अदर वर्ड्स होगा, प्लस आफ्टर होगा, प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, प्लस हेड होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस अदर वर्ड्स होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था, तो क्या हो जाएगा, ही फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जाने की, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल, फिर आफ्टर लगा दीजिए, आफ्टर मेरे आने के बाद, आफ्टर आई हैड कम, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, यानी मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था। ठीक है,
आशा है आप लोग ना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो निगेटिव सेंटेंस, यानी कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर नकारात्मक वाक्य है तो उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, इसका नियम हम लोग सभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। हेडिंग में आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसमें पहला नियम ये लिखेंगे, रूल नंबर 1। तो लिखेंगे निगेटिव वाक्यांश की रचना, निगेटिव वाक्यांश की रचना सदैव, निगेटिव वाक्यांश की रचना सदैव प्रिंसिपल क्लाज में होगी। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि नकारात्मक वाक्यों की रचना किसमें होगी, प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लाज में होगी। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें पहला देखेंगे, यदि नकारात्मक वाक्य में, यदि नकारात्मक वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो, ठीक है, यदि नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। ठीक है, क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस हेड होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस बिफोर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस हेड होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा अर्थात कर्म होगा, प्लस दूसरे शब्द अदर वर्ड्स होंगे, प्लस बिफोर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, प्लस अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि यदि नकारात्मक वाक्यों में पश्चात, बाद
या कि शब्द आए, कि शब्द आया हो तो ठीक है, तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा प्लस डिड होगा प्लस नॉट होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस एड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, यदि नकारात्मक वाक्यों अर्थात निगेटिव सेंटेंसेस में पश्चात बाद या की शब्द आया हो तो पहला सब्जेक्ट होगा, फिर डिड होगा, फिर नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर आफ्टर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा अर्थात कर्म होगा, प्लस अदर वर्ड्स होंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला देखेंगे कि तुम्हारे आने के पहले मैं घर नहीं जा चुका था। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था। दूसरा है मेरे आने के बाद वह स्कूल नहीं गया था। तुम्हारे आने के पहले मैं घर नहीं जा चुका था, पहले इसका बनाएंगे तो क्या होगा, आई होगा सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेड होगा, हेड, फिर नॉट होगा, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था जा चुका था, जाने की अंग्रेजी गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉन होगा, एंड नॉट गॉन, होम ऑब्जेक्ट घर होगा, अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बिफोर होगा, पहले है बिफोर, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे यानी यू, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था यानी केम। आई हैड नॉट गॉन होम बिफोर यू केम। अब इसमें देखिए मेरे आने के बाद वह स्कूल नहीं गया था, तो ही, फिर डिड, फिर नॉट, फिर क्रिया की पहली अवस्था ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आफ्टर, फिर करता क्या है, मेरे आई, फिर हैड, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था कम। ही डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। मान लीजिए कोई पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसका हम भी अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग नियम पढ़ते हैं। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हाँ, तो आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए कोई पास्ट परफेक्ट टेंस का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो उसमें पहला नियम हमारा ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में है, यानी वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो, तो हेड को कर्ता से पहले लिखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देख लीजिए कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, तो हेड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किस सिचुएशन में करेंगे? जब वाक्य हमारा क्या से शुरू हो और उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, तब वहां पर हम पहले हेड होगा, फिर कर्ता होगा, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स, फिर बिफोर होगा, फिर कर्ता होगा, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है। अगला नियम, दूसरा नियम ये है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, ठीक है, यदि प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, तो कर्ता के पहले did लगाकर क्रिया को पहली अवस्था में बदल देते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें बीच में पश्चात बाद या की शब्द आया हो, तो क्या होगा? पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यदि वाक्य हमारा क्या से शुरू हो और उसमें बीच में पश्चात बाद या की शब्द आया हो, तो वहां पर डिड होगा सबसे पहले, फिर कर्ता होगा अर्थात सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर आफ्टर होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर हेड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, फिर अदर वर्ड्स और फिर आपका क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे क्या, अब एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण, क्या तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था। तो अब देखो पहले आया है ना, तो पहले क्या होगा? पहले पूर्व शब्द, उसमें पहले हेड होगा, तो यहां पर हेड लिख लेते हैं पहले। ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? मैं की अंग्रेजी आई, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, तो जाने की अंग्रेजी गो, गो वेंट, गॉन, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? होम, हैड आई गॉन होम, फिर बिफोर होगा, बिफोर लिख लेते हैं, फिर कर्ता यू होगा, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था यानी कम का सेकंड फॉर्म केम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। हैड आई गॉन होम बिफोर यू केम, हैड आई गॉन होम बिफोर यू केम। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था। अब बाद आ रहा है, पश्चात बाद या की शब्द, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। पहले हमारा डिड होगा, पहले डिड लिख लीजिए। ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही होगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर गो, स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, आफ्टर सब्जेक्ट आई और फिर हैड, क्रिया की तीसरी अवस्था कम केम, कम।
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि प्रश्न सूचक शब्द यानी सकार जो है प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्न सूचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख करके सहायक क्रिया हैड तत्पश्चात कर्ता को लिखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द प्रयुक्त हो तथा उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड प्रयुक्त हो तथा उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो क्या करेंगे, वहां पर पहले क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात यानी क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारे आने के पहले मैं घर क्यों जा चुका था। ठीक है, तुम्हारे आने के पहले मैं घर क्यों जा चुका था। तो यहां पर देखिए पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई। अब व्हाई के बाद हैड लिख लीजिए, फिर मैं की अंग्रेजी आई, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था गॉन होम। ठीक है, बिफोर फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता तो यू, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था अर्थात के, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैड आई गॉन होम बिफोर यू केम, यानी तुम्हारे आने के पहले मैं घर क्यों जा चुका था। ठीक है, अब अगला जो है चौथा नियम हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसको भी देख लेते हैं। चौथा नियम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। रूल नंबर 4, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखकर
लिखकर सहायक क्रिया डिड तत्पश्चात कर्ता को लिखते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और उस प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी अर्थात प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिख करके सहायक क्रिया डिड, उसके बाद यानी तत्पश्चात कर्ता को लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या कह रहा है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द प्रयुक्त हुआ हो तथा उसके बीच में पश्चात बाद यकी शब्द आया हो तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया डिड तत्पश्चात कर्ता को लिखते हैं। इस जगह क्या करा कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड प्रयुक्त हुआ हो तथा उसके बीच में पश्चात बाद या की शब्द आया हो तो पहले हम क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले क्या होगा,
क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द होगा, फिर डिड होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर आपका आफ्टर होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर हेड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, एट लास्ट सबसे लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जैसे मेरे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल है मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था। नहीं, मेरे आने के बाद वह स्कूल, मेरे आने के बाद वह स्कूल क्यों गया था, मेरे आने के बाद वह स्कूल क्यों गया था। ठीक है, ये है आपका वाक्य। अब कहते हैं पहले क्योंकि अंग्रेजी हुआ है, ठीक है, फिर डिड होगा, फिर क्रिया क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था यानी गो, फिर गो के बाद गो ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट आई, फिर हैड, फिर कम। ठीक है, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, यानी मेरे आने के बाद वह स्कूल क्यों गया था। यहां तक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 4 नियम थे। 4 नियम लगभग आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, उसका हम देखेंगे कि उसका अनुवाद कैसे होता है, उसका नियम समझेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इसमें पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से शुरू है, यदि वाक्य शुरू है और उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, पूर्व शब्द हो तो उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्या होगा, पहले हमारा हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि यदि वाक्य क्या से शुरू है, और उसमें बीच में पश्चात बाद या की शब्द आया हो तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर आफ्टर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, यदि वाक्य क्या से शुरू है, उसमें बीच में पहले या पूर्ण शब्द आया हो तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले हेड होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर आपका बिफोर होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से शुरू है और उसमें बीच में पश्चात बाद या की शब्द आया हो तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले डिड होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, फिर आफ्टर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा, फिर हेड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। क्या तुम्हारे आने से पहले, क्या तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था? दूसरा एक और उदाहरण है, क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल नहीं गया था? अब देखो इसमें पश्चात, इसमें देखो पहले आपको शब्द आया तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। पहले क्या होगा, हेड होगा, फिर सब्जेक्ट आई होगा, फिर नॉट होगा, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था यानी गॉन, फिर ऑब्जेक्ट होम, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था अर्थात टर्म का सेकंड फॉर्म केम। हैड आई नॉट गॉन होम बिफोर यू केम। अब दूसरा देखते हैं, क्या मेरे आने का, देखो इसमें बाद आया तो यानी दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, डिड लिखेंगे,
फिर डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही होती है, तो डिड ही, फिर नॉट होगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था यानी गो टू, गो, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, फिर आफ्टर सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर हैड, और फिर क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात कम, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड ही नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, यानी क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल नहीं गया था। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर थे, तीसरा और चौथा भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया हो और तथा उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, ठीक है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आया हो तथा उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन। ठीक है, यानी पहले क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ऐड होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर बिफोर होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, एक चौथा देख लेते हैं कि यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो तथा उसमें बीच में पश्चात, बाद या कि शब्द आया हो तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड,
प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस एड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो तथा उसमें बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर बिफोर होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क होगा। चौथा कह रहा कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो तथा उसमें बीच में पश्चात बाद या की शब्द आया हो तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहला क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डिड होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर आफ्टर होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर हेड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। उदाहरण देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले मैं घर क्यों नहीं जा चुका था। ठीक है, तुम्हारे आने के पहले मैं घर क्यों नहीं जा चुका था, तो क्यों की अंग्रेजी पहले वाई होगी, फिर वाई के बाद ऊपर वाला देखिए पहले आया ना तो वाई के बाद हेड होगा, हेड लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट क्या है मैं की अंग्रेजी आई हो गया, फिर नॉट लगा दीजिए, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जाने की अंग्रेजी गो वेंट गॉन, गॉन लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट क्या है होम, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था केम। ठीक है, व्हाई हैड आई नॉट गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले मैं घर क्यों नहीं जा चुका था। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, एग्जांपल, मेरे आने के बाद वह स्कूल क्यों नहीं गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, देखो पश्चात बाद आया ना तो बाद वाला यहाँ पे ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। पहले क्या क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यहाँ पर क्यों है तो वाई लिख देंगे, फिर डिड लगा देंगे, डिड लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट क्या है वह, वाक्य अंग्रेजी ही, फिर नॉट लगा दीजिए, फिर क्रिया की पहली अवस्था यानी गो टू, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, फिर आफ्टर, फिर कर्ता क्या है आई मेरे, फिर हैड, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था कम केम कम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेरे आने के बाद वह स्कूल क्यों नहीं गया था, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। ठीक है, यहीं पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और धन्यवाद। मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अपने अगले लेक्चर में।